आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गबन उपाध्याय का चौथा भाग। नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और तैयारी का निपटारा 5 मिनटों में हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास, नहीं तो रुपया, मेहनत, फिक्र सब अकारत। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वो तीसरे दर्जे में आता, गांव में वो अव्वल दर्जे में आया। कोई बाजों की धों धों पोंपों सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर को आंखें गाड़ गाड़ कर देख रहा था, कुछ लोग फुलवारियों के तख्त देखकर लोट लोट जाते थे। आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। हवाइयां जब सके से ऊपर जाती और आकाश में लाल, हरे, नीले, पीले कुमकुम से बिखर जाते, जब चरखियां छूटती और उनमें नाचते हुए मोर निकल आते, तो लोग मंत्रमुग्ध से हो जाते थे। वाह, क्या कारीगरी है! जल्पा के लिए इन चीजों में लेशपात्र भी आकर्षण न था। हाँ, वो वर को एक आंख देखना चाहती थी, वो भी सबसे छिपाकर। उस पर भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ। द्वाराचार के समय उसकी सखियां उसे छत पर खींच ले गई और उसने रमानाथ को देखा। उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा मानो छूमंतर हो गई थी। मुंह पर हर्ष की लालिमा छा गई। अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। द्वाराचार के बाद बारात जनवासे चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पूरियां खाई, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात के तमाशे देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। 10 बजे सहसा फिर बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ावा आ रहा है। बारात में हर एक रस्म डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है। बाजे बजने लगे, समधी मिलने आ रहे हैं। बाजे बजने लगे। चढ़ावा ज्यों ही पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सब चढ़ावा देखने के लिए उत्सुक हो उठे। ज्यों ही किश्तियां मंडप में पहुंची, लोग सब काम छोड़कर दौड़ने लगे। आपस में धक्कम धक्का होने लगी। मान की प्यास से बेहाल हो रही थी, कंठ सूखा जाता था। चढ़ावा आते ही प्यास भाग गई। दीनदयाल मारे भूख प्यास के निर्जीव से पड़े थे। ये समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मान की एक एक चीज को निकाल निकाल कर देखने और दिखाने लगी। वहाँ सभी इस कला के विशेषज्ञ थे। मधों ने गहने बनवाए थे, औरतों ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगे। चूहे दंती कितनी सुंदर है, कोई 10 तोले की होगी। वाह, 11.5 तोले से रत्ती भर भी कम निकल जाए तो कुछ हार जाऊं। ये शेर अदा तो देखो, क्या हाथ की सफाई है। जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम ले। ये भी 12 तोले से कम ना होगा। वाह, कभी देखा भी है? 16 तोले से कम निकल जाए तो मुंह न दिखाऊं। हाँ, माल उतना चोखा नहीं है। ये कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की जड़ाई है। कितना बारीक काम है कि आंख नहीं ठहरती। कैसा दमक रहा है। सच्चे नगीने हैं, झूठे नगीनों में ये आप कहाँ। चीज तो ये गुलूबंद है। कितने खूबसूरत फूल हैं और उनके बीच के हीरे कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार ने बनाया होगा। क्या बंगालियों ने कारीगरों का ठेका ले लिया है? हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हैं। बंगाली सुनार बेचारे उनकी क्या बराबरी करेंगे। इसी तरह एक एक चीज की आलोचना होती रही। सहसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या? मानकी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। एक महिला बोली, अरे चंद्रहार नहीं आया? दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा, और सभी चीजें तो हैं, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की तो बात ही और है। मानकी ने चढ़ावे के सामने से हटकर कहा, बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। इस गोलाकार जमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति सी जालपा भी खड़ी थी और सब गहनों के नाम कान में आते थे। चंद्रहार का नाम ना आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार है क्या? शायद सबके नीचे हो। इस तरह वो मन को समझाती रही। जब मालूम हो गया चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की बूंद भी नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। वो उन्माद की सी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। वो लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया। वो हरा भरा लहलहाता हुआ पौधा जल गया। केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अविलंबित थी। दुर्दैव ने आज वो अवलंबन भी छीन लिया।
उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका वश चलता तो वो चढ़ावे को उठाकर आग में फेंक देती। कमरे में एक आले पर शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की भांति वो भी चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया, मैं कोई आभूषण न पहनूंगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या है? जो रूप विहीन हो वो अपने को गहनों से सजाए। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदर बनाया है, मैं गहने ना पहन के भी बुरी ना लगूंगी। सस्ती चीजें उठा लाए, जिसमें रुपए खर्च होते थे उसका नाम ही ना लिया। अगर गिनती ही गिनानी थी तो इतने ही दामों में इसके दूने आ जाते। वो इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गई। उन्होंने समझा था जल्पा को अभी चढ़ावे की कुछ खबर नहीं है। जल्पा ने उन्हें देखते ही आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जल्पा, मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की थी। ऐसा चढ़ावा मैंने आज तक नहीं देखा। अब तो तेरी सब साथ पूरी हो गई। जल्पा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर ऐसे दीन नजर से देखा मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा नहीं है। हाँ बहन, अब साथ पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मर्मांतक वेदना भरी हुई थी, इसका अनुमान तीनों युवतियों में कोई भी न कर सकी। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उसका आशय उसकी समझ में न आया हो। बासंती ने कहा, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। शहजादी बोली, चढ़ावा ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले भड़क उठे। बासंती, तुम्हारी सास बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज नहीं छोड़ी। जल्पा ने मुंह धर करके कहा, ऐसा ही होगा। राधा, और तो सब कुछ है, केवल चंद्रहार नहीं है। शहजादी, एक चंद्रहार के ना होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गुलूबंद तो है। जल्पा ने वक्रोक्ति के भाव से कहा, हाँ, देह में एक आंख के ना होने से क्या होता है, और सब अंग तो होते ही हैं। आंखें हुई तो क्या, ना हुई तो क्या। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है, उसी तरह जल्पा के मुंह से ये लालसा से भरी हुई बातें सुनकर राधा और बसंती अपनी हंसी न रोक सकी। हाँ, शहजादी को हंसी न आई। ये आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। कृत्रिम सहानुभूति दिखाती हुई बोली, सब ना जाने कहाँ के जंगली हैं, और सब चीजें तो ले आए, चंद्रहार ना लाए जो सब गहनों का राजा है। लाला आते हैं तो पूछती हूँ कि तुमने ये कहाँ की नई रीति निकाली है, ऐसा नर्त भी कोई करता है। राधा और बासंती दिल में कांप रही थी कि जल्पा कहीं ताड़ ना जाए। उनका बस चलता तो शहजादी का मुंह बंद कर देती, बार बार उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी। मगर जल्पा को शहजादी का ये व्यंग संवेदना से परिपूर्ण जान पड़ा। सजल नेत्र होकर बोली, क्या करोगी पूछ कर बहन, जो होना था सो हो गया। शहजादी, तुम पूछने को कहती हो, मैं रुला कर छोड़ूंगी। मेरे चढ़ावे पर कंगन नहीं आया था, उस वक्त मन ऐसा सखरा हुआ कि सारे गहनों पर लात मार दूं। जब तक कंगन ना बन गए मैं नींद भर सोई नहीं। राधा, तो क्या तुम जानती हो जल्पा का चंद्रहार ना बनेगा? शहजादी, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बना। 10-5 की चीज तो नहीं है कि जब चाह बनवा लिया, सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जल्पा का भग्न हृदय शहजादी की इन बातों से मानो जी उठा। वो रूठे कंठ से बोली, यही तो मैं सोचती हूँ बहन, जब आज ना मिला तो फिर क्या मिलेगा। राधा और बासंती मन ही मन शहजादी को कोस रही थी और थप्पड़ दिखा दिखा कर धमका रही थी, पर शहजादी को इस वक्त तमाशे का मजा आ रहा था। बोली, नहीं, ये बात नहीं है जल्ली, आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना, बहनोई जी से भी 2-4 दिन रूठे रहने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घर वाले चैन न लेने पाए, ये बात हर दम उनके ध्यान में रहे। उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं, तुम जरा भी ढीली पड़ी और काम बिगड़ा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, हिस्से न बने तो तुम्हें बुला ले, क्यों अब उठोगी कि सारी रात उपदेश ही करती रहोगी। शहजादी, चलती हूँ, ऐसी भी क्या भागड़ पड़ी है। हाँ, खूब याद आई। क्यों जल्ली, तेरी अम्मा जी के पास भी तो बड़ा अच्छा चंद्रहार है, तुझे ना देंगी? जल्पा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहूँ बहन, मुझे तो आशा नहीं है। शहजादी, एक बार कहकर देखो तो, अब उनके कौन से पहनने ओढ़ने के दिन बैठे हैं। जल्पा, मुझसे तो ना कहा जाएगा। शहजादी, मैं कह दूंगी। जल्पा, नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जरा उनके मातृ स्नेह की परीक्षा लेना चाहती हूँ। बसंती ने शहजादी का हाथ पकड़ा और कहा, अब उठेगी भी कि सारी रात यही उपदेश देती रहेगी। शहजादी उठी, पर जल्पा उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। बोली, नहीं, अभी ठहरो बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ।
शहजादी, ये दोनों चुड़ैलें बैठने भी दें, मैं तो तुम्हें गुड़ सिखाती हूँ और ये दोनों मुझ पर झल्लाती हैं। सुन नहीं रही हो, मैं भी विष की गांठ हूँ। बासंती, विष की गांठ तो है ही। शहजादी, तुम भी तो ससुराल से साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीजें बनवा लाई? बासंती, और तुमने 3 साल में क्या बनवा लिया? शहजादी, मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता। राधा, प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं। शहजादी, तो सूखा प्रेम तुम ही को गले। इतने में मानकी ने आकर कहा, तुम तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चलो, वहां लोग खाना खा रहे हैं। तीनों युवतियां चली गई। जलपा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, गहनों से इनका जी अब तक नहीं भरा। तो ये था उपन्यास गबन का चौथा भाग। कहानी के दूसरे भाग सुनने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हमारी बाकी कहानियां भी सुनिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहें स्टोरियन लफ्जों के हमसफर।